नमस्कार। तो आज हम अपनी इतिहास की किताब हमारे अतीत इसका पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। बड़ा दिलचस्प नाम है ना? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू होता है। रशीदा का सवाल। हुआ ये कि रशीदा अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी। क्या लिखा था? 100 साल पहले। अब ये पढ़कर वो सोचने लगी कि भाई कोई ये कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले या इतने सारे साल पहले क्या हुआ था। है ना सोचने वाली बात? तो बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर इस पूरे चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। तो ठीक है, रशीदा के सवाल का जवाब तो ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पुराने जमाने में बहुत बहुत समय पहले लोग रहते कहाँ थे, है ना? चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। अच्छा, अब सब लोग स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है ना, उसे बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारे उप महाद्वीप का एक प्राकृतिक नक्शा है। अब इसमें एक नदी ढूंढनी है, नर्मदा नदी। जरा कोशिश कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, ध्यान से देखिए। भारत के लगभग बीच के हिस्से से होकर बह रही है। मिली सबको? बहुत बढ़िया। तो यहीं से, इसी नदी से हम अपने अतीत की कहानी शुरू करेंगे। देखिए, कई लाख साल पहले की बात है। लोग इसी नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे और जो शुरू में लोग यहाँ रहते थे ना, उन्हें हम कहते थे कुशल संग्राहक। अब आप सोचेंगे, कुशल संग्राहक का क्या मतलब हुआ? कुशल मतलब जो अपने काम में बहुत अच्छा हो, स्किल्ड हो, और संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला। तो मतलब हुआ वो लोग जो अपना खाना इकट्ठा करने में बहुत माहिर थे। वो क्या करते थे? आसपास के जंगलों में जाते थे, वहां से फल, जड़ें और भी जो जरूरी चीजें होती थीं वो सब इकट्ठा करते थे। और हाँ, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए अब वापस उसी मैप पर देखिए, उत्तर पश्चिम की तरफ यानी नॉर्थ वेस्ट में। देखिए वहां सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां दिख रही होंगी। ये वो जगह है जहां आज से करीब 8000 साल पहले सबसे पहले लोगों ने खेती करना शुरू किया। कौन सी फसलें? गेहूं और जौ जैसी। और सिर्फ खेती ही नहीं, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी यहीं से शुरू किया था। ठीक इसी तरह अगर हम सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको देखें तो करीब 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे पर शुरुआती शहर बसे, मतलब फर्स्ट सिटीज। और उसके भी बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी शहर बसने लगे। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नदियों के पास रहना जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। तो ये तो हमने समझ लिया कि लोग कहाँ रहते थे। अब एक और बहुत ही मजेदार बात समझते हैं, और वो है हमारे देश का नाम। हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी, है ना? पर कभी सोचा है कि ये नाम आए कहाँ से, कैसे पड़े ये नाम? चलिए पहले इंडिया की बात करते हैं। ये जो शब्द है इंडिया, ये निकला है इंडस शब्द से, और इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंधु। तो हुआ ये कि करीब 2500 साल पहले ईरान और यूनान से जो लोग आए, वो सिंधु नदी को हिंदोस या फिर इंडोस बुलाते थे, और इस नदी के पूरब में यानी ईस्ट में जो भी जमीन थी उसे वो इंडिया कहने लगे। अच्छा, भारत नाम की बात करते हैं। तो उत्तर पश्चिम में लोगों का एक ग्रुप रहता था, एक समूह, जिनका नाम था भरत, और इस समूह का जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो पहले तो ये नाम सिर्फ उस ग्रुप के लिए था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यही नाम हमारे पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। चलिए अब घूम फिरकर वापस रशीदा के सवाल पर आते हैं। याद है ना सवाल कि भाई हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? तो देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वो अतीत के बारे में जानने के लिए जिन चीजों की मदद लेते हैं उन्हें हम कहते हैं स्रोत, या इंग्लिश में कहें तो सोर्स। तो चलिए अब इन्हीं स्रोतों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है पांडुलिपि। इसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है ना, ये एक लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, और मेन्यू का मतलब होता है हाथ। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ हाथ से लिखी हुई किताबें। उस जमाने में कागज तो था नहीं, तो ये किस पर लिखी जाती थी? या तो ताड़ के पत्तों पर, या फिर हिमालय में एक पेड़ होता है भूर्ज नाम का, उसकी छाल से भूर्ज पत्र तैयार किया जाता था, उस पर लिखते थे। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ताड़ के पत्ते पर लिखी एक वैसी ही पांडुलिपि का एक पेज है। सोचिए कितनी पुरानी होगी। अब इतने हजारों सालों में इनमें से बहुत सी पांडुलिपियों को तो कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, कुछ खराब हो गईं, नष्ट हो गईं, लेकिन जो भी बच गई ना, वो हमारे लिए एक खजाने की तरह है। उनसे हमें हमारे अतीत के बारे में बहुत बहुत कीमती जानकारी मिलती है। अच्छा,
अब अतीत को जानने का दूसरा जरूरी सोर्स है अभिलेख। अब ये क्या होते हैं? ये वो लेख हैं जो पत्थर या मेटल जैसी किसी सख्त सतह पर खोदे जाते थे, उकेरे जाते थे। अब देखिए, पांडुलिपियां तो नाजुक थीं, खराब हो जाती थीं, लेकिन ये अभिलेख, ये तो पत्थर या धातु पर थे, तो ये बहुत टिकाऊ होते थे और इसीलिए ये ज्यादा समय तक सुरक्षित भी रहे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसे ही अभिलेख की है। ये अफगानिस्तान के कंधार से मिला है और ये करीब करीब 2250 साल पुराना है। जानते इसे किसने बनवाया था? एक बहुत महान शासक हुए, अशोक, उन्होंने बनवाया था। पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, वो अपने जो ऑर्डर होते थे, जो आदेश होते थे, उन्हें ऐसे ही पत्थरों पर खुदवा देते थे। क्यों? ताकि सब लोग उन्हें पढ़ सके और उनकी बातों को मान सके, उनका पालन कर सके। ठीक है, तो हमारे पास पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, पर सवाल यह है कि इनकी पढ़ाई कौन करता है, इनको स्टडी कौन करता है? तो वो व्यक्ति जो अतीत की इन सभी चीज़ों के, जैसे पुरानी इमारतों के जो टुकड़े बचे हैं, पत्थर, ईंटें, पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियां, इन सब की जो स्टडी करता है, उसे हम कहते हैं पुरातत्वविद, या इंग्लिश में कहें तो आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक तरह से हिस्ट्री के जासूस होते हैं, डिटेक्टिव। और जैसा कि हम एड्यूटेकन में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बिना सोर्स के, बिना सबूत के इतिहास को सही तरीके से समझना मुमकिन ही नहीं। ये जो पुरातत्वविद होते हैं, ये जमीन के नीचे खुदाई भी करते हैं और वहां से भी बहुत सी चीजें ढूंढ निकालते हैं, जैसे कि पुराने औजार, हथियार, बर्तन, गहने और सिक्के। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ एक पुराना मिट्टी का बर्तन है और दाईं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का। ये भले ही देखने में साधारण सी चीजें लगें, पर ये हमें उस समय के लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं। चलिए, अब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या अतीत यानी जो समय बीत गया वो सबके लिए एक जैसा था? क्या एक राजा का अतीत और एक किसान का अतीत एक जैसा हो सकता है, या फिर अलग-अलग लोगों के लिए अतीत के मतलब भी अलग-अलग थे? इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी किताब के नाम पर फिर से ध्यान देना। किताब का नाम है हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, यानी प्लूरल, बहुवचन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये किताब हमें यही बताना चाहती है कि अतीत कोई एक कहानी नहीं है। अतीत एक नहीं बल्कि अनेक थे। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? सोचिए, एक राजा या रानी की जिंदगी और एक किसान की जिंदगी क्या एक जैसी होती थी? बिल्कुल नहीं, बहुत अलग होती थी। उसी तरह एक व्यापारी की जिंदगी एक शिल्पकार की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। तो जब इन सब लोगों की जिंदगियां अलग थीं, तो उनके अनुभव, उनकी कहानियां और उनका अतीत, वो भी तो अलग अलग ही होगा ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक नहीं बल्कि कई अतीतों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और यहाँ हम एक ऐसी चीज को समझेंगे जो कई बार थोड़ी मुश्किल लगती है, और वो है इतिहास की तारीखें, यानी डेट्स। ये BC, AD, ये सब क्या होता है, इनको गिनते कैसे हैं? चलिए, घबराना नहीं है, इसे बिल्कुल आराम से समझते हैं। तो देखिए, पूरे दुनिया में जो सालों की गिनती है ना, वो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसा मसीह, उनके जन्म की तारीख से की जाती है। उनके जन्म के साल को एक तरह से 0 यानी शून्य मान लिया गया। अब उनके जन्म के बाद जितने भी साल आए, उन्हें हम कहते हैं ईसवी या AD। जैसे अभी चल रहा है साल 2024 AD, और उनके जन्म से पहले के जितने भी साल थे, उन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व या BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। और इसमें गिनती उल्टी चलती है, मतलब 100 BC के बाद 99 BC आएगा। हाँ, एक बात और, आजकल दुनिया के ज्यादातर देशों में नए शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। अब AD की जगह लोग CE कहते हैं, यानी कॉमन एरा, और BC की जगह BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। मतलब बिल्कुल वही है, बस नाम बदल गए हैं। अब ज्यादातर लोग इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास का समय यही पूरा होता है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि अतीत को जानने के सोर्स क्या हैं, बहुत समय पहले लोग कहाँ और कैसे रहते थे, हमारे देश को इंडिया और भारत नाम कैसे मिला, और सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि अतीत सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होता। उम्मीद है कि ये सब जरूरी बातें सबने अपनी एड्यूटेकन की नोटबुक में नोट कर ली होंगी। अच्छा, अब क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल है सबके लिए, जिस पर जरूर सोचिएगा। हमने देखा कि जो राजा महाराजा थे, वो तो अपनी लड़ाइयों का, अपनी जीतों का पूरा हिसाब किताब रखते थे, अभिलेख बनवाते थे। पर जो आम लोग थे, जैसे शिकारी, किसान या शिल्पकार, वो अपने कामों का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? क्या वजह रही होगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।
अब अगली क्लास में मिलेंगे।